बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तानी ख़िलाफ़ वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 15 नवंबर और हफ्ते की शब। बहुत कम दिन रह गए हैं। 12 दिन के अंदर अंदर बहुत कुछ होना है। 27वीं गैर आइनी तरमीम जो कि करवाई गई है उस पर अमल दरामद करवाना है। उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे नोटिफिकेशंस होने हैं, अमल दरामद होना है। इसलिए इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार है और उसकी कोशिश है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान के ज़राए अबलाग, खा वो टेलीविज़न चैनल्स हैं, खा वो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, प्रोग्राम्स हैं और सारे के सारे न्यूज़ बुलेटिन हैं, अखबारात हैं, वहाँ पे 27वीं गैर आइनी तरमीम और उसके नतीजे में जो रद्द अमल आ रहा है मुकामी सतह पे, आलमी सतह पे, उस पे कोई डिस्कशन ना हो और उस पर कोई तवज्जो ना दी जाए। अहकामात भी सादर किए जा रहे हैं, मीडिया एडवाइस भी आ रही है, लेकिन मसला ये है कि 24 घंटे टेलीविज़न चैनल ने चलना होता है, 24 घंटे सोशल मीडिया, 24 घंटे डिजिटल मीडिया। तो फिर क्या किया जाए और सारी सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाए? उसके लिए ज़रूरी है फिर आप फेक न्यूज़, जाली ख़बरें, प्रोपेगेंडा, गलीज़ तरीन इल्ज़ामात, उनको आप मैनेज करें और फिर जाली आर्टिकल छपवाएं, जाली ख़बरें छपवाएं और उसको फिर रिप्रोड्यूस करें पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में और उसके बाद फिर उस पर बहस करवाएं और फिर तमाम टेलीविज़न चैनल्स को, प्रोग्राम एंकर्स को हिदायत जारी करें, बल्कि अहकामात दें। और ख़ास तौर पे वो मीडिया पर्सनस जो कि सरकार के पे रोल पे हैं, उन्हें हुक्म दिया जाए कि जनाब बस अब आप शुरू हो जाएं, बल्कि आप पढ़ जाएं। तो वो फिर पढ़ जाते हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है क्योंकि ये सारी सूरत हाल बुखलाहट इसलिए है कि 27वीं गैर आइनी तरमीम के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त रद्द अमल आ रहा है। पहले तो ज़रा आज के दिन के कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 ऑनरेबल जजेस जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतन मिनल्ला साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं 27वीं गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। और अदलिया को और आइन शिकनी, जिस तरीके से अदलिया पामार की गई और आइन शिकनी की गई, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने आज लिख दिया है इस्तीफ़ा। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर, ये मेरे सामने उनका इस्तीफ़ा मौजूद है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आफ्टर द 27th अमेंडमेंट, 27वीं गैर आइनी तरमीम के बाद उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि मैं एज ए जज अपना काम जारी रख सकूं, लिहाजा मैं ये मनसब छोड़ रहा हूं और अपने असूलों की खातिर और अपने ज़मीर की आवाज़ पर, और मैं बतौर जज अब फ़राइज़ सरंजाम नहीं दे सकता। बहुत मुख्तसर लेकिन सब कुछ बयान करके वो चले गए। और शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब के बारे में जो सीनियर वकला हैं वो उनके बारे में जो राय रखते हैं वो कहते हैं बहुत ही लर्नड और बहुत ही पढ़े लिखे और काबिल जज थे और इसीलिए शायद वो इस्तीफ़ा दे गए, क्योंकि उनके पास मुतअद्दिद किस्म के मुकदमात आए और ख़ास तौर पे ये जो जाली रजीम आने के बाद पिछले 3 सालों में बहुत सारे उनके पास मुकदमात गए। ये जो फिस्तायत चल रही है ख़ास तौर पे और सियासी कारकुनों के, मीडिया पर्सनस के, जिनको फिस्तायत का निशाना बनाया गया, उस बारे में उनकी राय बड़ी मुस्तनद थी और वो प्रेशर कबूल नहीं कर रहे थे। इसलिए उनको मुतअद्दिद बार उनको बेंच से भी हटाया गया और लेकिन वो फिर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। उनको कभी मुल्तान फेंक दिया जाता था, कभी बहावलपुर, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। अब चूँकि 27वीं गैर आइनी तरमीम आ गई है और अब सरकारी नौकर हैं, तमाम के तमाम जज नौकरी है और वो मुनसिफ नहीं रहे, लिहाजा उन्होंने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। दूसरा इस्तीफ़ा सरदार एजाज इसाक साहब का आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो भी इंतहाई सीनियर मोस्ट जज थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था, क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। वो एक रिपोर्ट मांग रहे थे और पूछ रहे थे कि इसका बैकग्राउंड बताएं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मुकदमा आप क्यों नहीं लड़ना चाहते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं लड़ना चाहती और उनकी पाकिस्तान वापसी के लिए क्यों कोशिशों में सरगर्मी नहीं दिखा रही। जिसके बाद उनका जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने
रिपोर्ट मांगी थी, रिपोर्ट नहीं दी, फिर उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भेजा और उनको भी बिलाखिर यही मसाइल थे और अब वो भी इस्तीफ़ा दे गए हैं। आज उन्होंने भी जो गाउन है वो उतार दिया है। इस तरीके से मुतअद्दिद और जज साहिबान के जो इस्तीफ़े हैं वो पाइपलाइन में हैं और सब के सब 27वीं गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ ये इस्तीफ़े दे रहे हैं। अब जब ये ख़बरें आती हैं तो आलमी ज़राए इब्लाग़ इसको कवर करता है। मुकामी तौर पे हमारा जो मीडिया है वो तो बेचारा बिल्कुल मफलूज हो चुका है। अगर कोई बोलना चाहता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाता है और जो सरकार के पेरोल पे हैं वो अपना काम जारी और सारी रखते हैं, वो प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन मसला ये है कि कितना इंसान झूठ बोल सकता है और कितना जानिबदारी का मुजाहरा कर सकता है। फिर अवाम है, अवाम सुनते हैं तो उनकी रेटिंग डिस्टर्ब होती है, फिर टीवी चैनल्स को गालियाँ पड़ती हैं, अवाम का रद्द अमल आता है, उससे फिर वो भागते हैं। लिहाजा ये कहीं ना इनको घर में चैन है ना इनको बाहर सुकून है, तो ये सब कुछ हो रहा है। अभी मज़ीद जो है जजेस के तबादले, जजेस के इस्तीफ़े जो हैं वो आने हैं। अगली खबर जो है इसी तरीके से एक बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक गलीज़ तरीन आर्टिकल छपवाया गया और वही पुरानी और इसमें कुछ भी नहीं, उसमें नथिंग एल्स। और उसमें सबसे अच्छा जो तबसरा है वो अतर काज़मी साहब ने किया है। मैं चाहूँगा कि अतर काज़मी साहब का जो तबसरा है वो ज़रूर सुनें, क्योंकि एक सुबह से एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ था और अब मैंने टीवी चैनल्स पे देखे, टॉक शोज़ मैंने देखे, तो वो जो ऑथर हैं वो तमाम टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में वो बराजमान थी, तो उनको प्रोग्राम में बुलाया गया था। अब एक साथ बता दूं कि उनसे ये काम तो करवा लिया गया, लेकिन जब उनके ट्विटर अकाउंट पे गए तो उनके ट्विटर अकाउंट पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, मोहसिन पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाया, उनके ख़िलाफ़ महा मुग़ल्लज़ात और इल्ज़ाम तराशी पर मबनी चीज़ें मौजूद हैं उनके कलम से। इसी तरीके से और बहुत कुछ पाया जाता है। फिर वो नून लीग के साथ मुंसलिक रही परवेज़ रशीद साहब और दीगर वज़रा के साथ उनकी तस्वीर आ गई, यानी कि उनका एक ख़ास तौर पे जो एक इंटरेक्शन और उनके साथ एक ताल्लुक़ है वो आ गया, प्रोफेशनल जो एक होता है गवर्नमेंट के साथ वो आ गया। और फिर ये सब कुछ हुआ क्योंकि उस ज़माने में भी आती रहीं। तो अतर काज़मी साहब ने उस पर सबसे अच्छा तबसरा किया है। उन्होंने कहा जी इकोनॉमिस्ट की स्टोरी पर कुछ सहाफ़ी और दीगर दोस्तों के रद्द अमल से लग रहा है कि कुछ ज़बरदस्त किस्म की तहकीकाती रिपोर्ट है। क्या कोई खुफिया बैंक अकाउंट की तफसीलात सामने आ गई हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की? उन्होंने सवाल पूछा है। और क्या कोई खुफिया बैंक अकाउंट की तफसीलात सामने आई हैं? और न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, दुबई में क्या कोई खुफिया जायदाद पकड़ी गई है? और क्या जाली बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग, कोई टीटी पकड़ी गई है मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक? कोई ऑफशोर कंपनियां पकड़ी गई हैं? क्या मिला है? और कौन सी करप्शन पकड़ी गई है? बीवी की बात मानता था, ये करता था, वो करता था और जादूगरनी है वगैरह, ऐसी चुगलियाँ तो हर मोहल्ले में नीम खानदार लोग सुनाते रहते हैं। और मैंने उस पर एक छोटा सा किया है कि वो बचपन याद आ जाता है कि इस तरह की जो बातें हैं वो दाई नूरा के तनूर पे मिलती थीं और वहाँ पे इस तरह की खुसर फुसर हो रही होती थी। तो ये हमारा जो कौमी ज़राए इब्लाग़ हैं उसको यहाँ तक ले आए हैं। अब जब लोगों ने जाके इनकी तस्कीन बीबी के ट्वीट अकाउंट पे गए और उन्होंने जब सारी चीज़ें टटोलना शुरू की तो उसके बाद पता चला कि उनकी कलम से तो बहुत ही काफ़ी कुछ बरामद हो चुका है। और जब वो सारा कुछ बरामद होने का जब मंजर आम पे आना शुरू हुआ और सोशल मीडिया पे वो रिप्रोड्यूस हुआ तो अब वो है ट्वीट अकाउंट जो है वो फिल वक्त कर दिया गया है, सस्पेंड करवा दिया गया है, यानी कि उसको ऑफ कर दिया गया है। अब वहाँ पे जाएं तो कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा और आर्जी तौर पे उसको बंद करवा दिया गया है या बंद कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल आई है आज की ये सारी छुट्टी वाले दिन। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जनाब मामला जो हैं वो हमारी दस्तरस में रहें और डाइवर्ट किया जाए। तो ये जो अतर काज़मी साहब ने जितनी भी बातें लिखी हैं
کہ غیر ملکی جائیداد، کرپشن، آف شور کمپنیاں، ٹی ٹی، بینک اکاؤنٹ، جعلی بینک اکاؤنٹ، یہ تو ساری کی ساری برادر اطہر سے میں کہوں گا یہ تو خوبیاں ہیں آج کل کے حکمرانوں کی، یہ تو خصوصیات ہیں، یہ سب خوبیاں جن میں پائی جائیں گی ان کو گھر بیٹھے جعلی فارم 47 دیا جائے گا، ان کو گھر بیٹھے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے ان کو ٹی اے ڈی اے دیا جائے گا، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، ان کو سیکورٹی دی جائے گی. یہ تو ساری خوبیاں ہیں، کیونکہ اصل خامیاں ہی یہ ہیں کہ اگر آپ حرام خور نہیں ہیں، آپ نے پاکستان کو نہیں لوٹا، آپ نے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کی بیرون ملک جائیدادیں نہیں ہیں، آپ نے جعلی بینک اکاؤنٹس نہیں بنائے، آپ نے منی لانڈرنگ نہیں کی، آپ نے دہشت گردی نہیں کی، آپ نے معاشی دہشت گردی نہیں کی، تو یہ تو آپ کی خامیاں ہیں، آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں پاکستان کی حکمرانی کے لیے اور پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ اس خبر کو اس طریقے سے، اور یہ خبر جو ہے یہ الزامات جو ہیں وہ بہت پہلے بھی آ چکے ہیں اور ہمارے خود اپنے بہت سارے نامور لوگ جو ہیں وہ بھی پیش کر چکے ہیں. پھر ان کا ایک ٹویٹ آیا سامنے جس میں انہوں نے شہید ارشد شریف صاحب کے بارے میں بھی انتہائی غلیظ قسم کی گفتگو کی ہے اور بالکل لیکچر پن کا مظاہرہ کیا ہے. وہ بھی آ چکا ہے، وہ بھی ریپروڈیوس ہو گیا ہے، اور اس میں وجاہت سمی صاحب نے لکھا ہے کہ تسکین خود کو صحافی کہتی ہیں، مگر شہید ارشد شریف اور دوسرے صحافیوں کے بارے میں جو گھٹیا اور بازاری زبان استعمال کرتی ہیں وہ اس کی ذہنی پستی اور صحافتی بددیانتی کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو یہ 7 تصویریں بھی آ گئی ہیں. تو اس لیے پھر ایک اور خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ابھی کیونکہ یہ زمانہ بڑا ظالم ہے جی، اور بہت ساری چیزیں منظر عام پہ اب محفوظ ہو جاتی ہیں. جب سے کیمرہ آیا ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور آپ کو چھپ نہیں سکتے. غریدہ فاروقی صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے، اور یہ ٹویٹ ہے جناب 25 جنوری 2024 کا. یہ یہ اس ایونٹ کی بات کر رہی ہیں جب جنرل عاصم منیر صاحب نے کنونشن سینٹر میں ایک شاہکار خطاب کیا تھا، اور بہت ہی اس میں اسلامی ٹچ تھا اور بہت زیادہ، کیونکہ پھر اس کے بعد وہ ویسٹرنائز ہو گئے اور اب ان کی تقریر اور ان کے خطابات اور ان کے خیالات جو ہیں وہ ویسٹرنائز زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے آخری جو کاکول اکیڈمی کی تقریر سنی تو اس میں وہ ہمارے نوجوان جو فوجی افسران جوان جو فوج میں داخل ہو رہے ہیں تازہ دم خون، ان کو وہ ان کے لیے مشعل جو راہ جو قرار دیا وہ صدر ٹرمپ تھے. تو لہٰذا غریدہ فاروقی صاحبہ 25 جنوری کو ٹویٹ کرتی ہیں 11:22 پہ صبح، کہتی ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے نوجوانوں کو فیک نیوز اور پروپیگنڈا سے ہوشیار رہنے کی نصیحت بھی کی. کہا آپ موبائل فون کی 6 انچ سکرین پر جو کچھ دیکھتے ہیں وہی سچ نہیں ہوتا. آج کل چند لاکھ ڈالر دے کر کسی بھی عالمی اخبار جریدے میں کچھ بھی لکھوایا جا سکتا ہے. آپ نوجوان جو کچھ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس پر ریسرچ کیا کریں اور خود سچ کو جانا کریں. جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کنونشن سے خطاب اور نوجوانوں کے ساتھ سوال و جواب، یہ معاملہ ہے. اب جب آج نوجوانوں نے یہ جانچنے کی کوشش کی اور پتہ چلا، اور جب جانچنے کی کوشش کی تو پھر میٹیریل کانٹینٹ ہی غائب کر دیا گیا اور وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے ان کا وہی اب سسپینڈ مل رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے. تو جتنا بھی آپ حقیقت سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، آنکھیں چرائیں گے اور اس طرح کا غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کریں گے، فیک نیوز کے ذریعے کریں گے، تو پھر اصول سب پہ ایک ہی ہیں اور سب پہ لاگو ہوتے ہیں. تو سورہ حجرات کی آیت ہے وہ ہم سب پہ بالکل بلا تفریق ہم پہ لاگو ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے پہلے، اور پھر ویسے بھی جو آل شریف کا ہے، ان کا تو آل شریف کا تو سارے کا سارا زندگی بھری پڑی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر اور آج تک انہوں نے ہمیشہ اپنے مخالفین کو، سیاسی مخالفین ہوں، اپنے میڈیا کے لوگ ہوں، سیاسی مخالفین ہوں، فوج کے ساتھ جن کے ساتھ اختلافات ہو جائیں، جن کے جوڈیشری کے ساتھ اختلافات ہو جائیں،
ان سب کو یہ ان کی خواتین ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی یہ بے توقیری کرتے ہیں، اور یہ ان کا ڈی این اے ہے، یہ ڈی این اے کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد، اور جمہوریت زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔